हेलो बच्चों, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग सीखने वाले हैं एड्स के बारे में। ये आप सभी को पता है कि एड्स जो होता है एक बहुत बड़ा घातक रोग होता है। और आज हमारे जिस तरह से देश में या विदेशों में एड्स का प्रचलन है, पहले की अपेक्षा कुछ दौर बदला और यहाँ के लोगों को एक अच्छा ट्रीटमेंट मिला। लेकिन पहले इस रोग से जो लोग ग्रसित होते थे वो जान से जाते थे, यानी कि मर जाते थे सिंपली। उस तरह का मेडिकल हमारा साइंस उतना डेवलप नहीं था। लेकिन आज हमारी गवर्नमेंट, हमारे साइंटिस्ट लोगों ने इस पे रिसर्च किया और रिसर्च करके इसका मेडिसिन वगैरह बनाना स्टार्ट किया। तो आज हम सीखेंगे कि किस प्रकार से एड्स का प्रचलन होता है, किस प्रकार से एड्स फैलते हैं और कैसे इसकी शुरुआत हुई थी। सबसे पहले किस देश ने एड्स के बारे में जानकारी हासिल की, भारत में कब इसकी जानकारी मिली थी, सारा चीज हम लोग स्टडी करेंगे इस टॉपिक में। तो आज का बहुत बढ़िया टॉपिक आपका है, ठीक है, एड्स, जो कि बहुत सारे एग्जाम में भी इसके ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम में भी आते हैं। ये आपका है एड्स के फैलने के कारण और नॉट फैलने के कारण। ये हो गया आपका उसके बारे में कुछ, ये हो गया न्यूक्लिक अम्ल के बारे में, ये हो गया हमारे WBC के बारे में, ये हो गया हमारे की पॉइंट्स, कुछ उसके बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। और ये लास्ट पेज हमारा। तो कहने का मतलब ये है बच्चा लोग कि आज हम सीखेंगे कि सबसे पहले एड्स होता क्या है। ठीक है, देखो एड्स, ठीक है, क्या है, एड्स है। चलिए तो हम बात करते हैं एड्स पे। ठीक, चलो ध्यान समझना एक एक लाइन। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि आप सभी लोगों से एक नम्र निवेदन है, आप सभी लोग जाइए यूट्यूब पर और वहां पे सर्च कीजिए सृष्टि द विजन और इस यूट्यूब चैनल को बहुत सारा प्यार दुलार दीजिए, क्योंकि ये चैनल मेरा नहीं, ये आपका चैनल है और आपका दायित्व भी बनता है इस चैनल को आगे बढ़ाने का। तो आप सभी लोग इस चैनल से जुड़े और औरों को भी जोड़ने का प्रयास कीजिए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं बाबू एड्स के बारे में। तो एड्स का सबसे पहले फुल फॉर्म जानते हैं। एड्स का मतलब होता है एक्वायर्ड, आई से होता है इम्यूनो, डी से होता है डिफिशियंसी और सी से होता है सिंड्रोम। यानी कि यह एक ऐसा रोग है जो जन्म के बाद उत्पन्न होता है। क्योंकि एक्वायर्ड का मतलब होता है उपार्जित। क्या होता है, उपार्जित। और उपार्जित का शाब्दिक अर्थ होता है क्या, आफ्टर टू बर्थ, यानी कि जन्म के बाद। इम्यूनो से मतलब है प्रतिरक्षा तंत्र से रिलेटेड है कि हमारे शरीर में जो भी रोग होते हैं, हमारा शरीर आज खड़ा है तो किसके वजह से, इम्यून सिस्टम के वजह से। यानी कि हमारे शरीर में अगर जिस दिन इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ेगा उस दिन एंटीजन जो होंगे हावी हो जाएंगे हमारे बॉडी पर और हमारे बॉडी को डिजीज से सफरिंग कर देंगे, ग्रसित कर देंगे। उसके बाद डिफिशियंसी का मतलब होता है न्यूनता या कमी, न्यूनता या कमी होता है। और लास्ट वर्ड हमारा सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है मोर देन डिजीज। क्या होता है, मोर देन डिजीज होता है। यानी कि ये जिस व्यक्ति में एड्स होता है उस व्यक्ति में केवल यही रोग नहीं होता है, इसके अलावे अन्य प्रकार के भी रोगों का प्रचलन हो जाता है, जिसके कारण व्यक्ति अब किसका इलाज कराए, इसका कराए कि जो रोग हो रहे हैं उनका कराए। तो इस तरह से इस रोग में बहुत सारे लोग मर जाते हैं, बच नहीं पाते, जिनका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी कमजोर हो और वैसे व्यक्ति को एड्स हो जाए तो जाहिर सी बात है उनका मरना तो तय है। ठीक है, चलिए ये बातें हम लोग करेंगे। यह रोग जो होता है बाबू किससे होता है, HIV से होता है। HIV है क्या सर, तो ह्यूमन इम्यूनो वायरस, यानी कि यह एक प्रकार का वायरस है, विषाणु है। ठीक है, और याद रखना ये रोग भी यौन संचारित के अंतर्गत आता है, STD के अंतर्गत ही ये रोग आते हैं। और इस रोग में भी नर और मादा दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि ये रोग दोनों लोगों में रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चा ये जो रोग होता है किससे होता है, HIV से होता है, यानी कि ह्यूमन इम्यूनो वायरस या ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, लाइक से बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, वायरस से होता है। चलिए तो कंप्लीट हो गया कि सर एड्स जो होता है हमारा वायरस से होता है। अभी हमने पढ़ा था ट्राइकोमोनियोसिस, जो इसके पहले लास्ट में था हमारा, जो कि प्रोटोजोआ से था।
जेनेटियल हर्पिस वायरस से था, जेनेटियल वर्ड्स वायरस से थे हमारे। उसके बाद हमने गोनोरिया को पढ़ा, सिफिलिस को पढ़ा, जो कि दो हमारे बैक्टीरियल डिजीज थे। तो कहने का मतलब ये भी क्लियर हो गया कि ये रोग जो है वो वायरस से होता है। ठीक, चलिए आप देखते हैं कि देखो HIV का बहुत सारे ऐसे वायरस जिनका बहुत सारा डिफरेंट नाम होता है। HIV को लव भी कहा जाता है। लव मतलब नियम नहीं, लव, LAV। ये नहीं कि लव पढ़ना, लव मतलब तो प्रेम होता है, जो हमारे देश में आज चरम सीमा पर है। हमारे बहुत सारे यंगस्टर भाई लोग इसके शिकार हो गए। तो हम इस समझा देना चाहते हैं अपने भाइयों को कि बाबू पढ़ाई के समय पढ़ाई कीजिए, ठीक है, ये सब के चक्कर में मत पड़िए। ये सब मुश्किल से 2 साल 3 साल तक होता है, उसके बाद जीवन एकदम तहस नहस हो जाता है। ठीक है, इसका गुड एक्सपीरियंस है हमको, इसीलिए आप लोग इस चक्कर में मत रहिए, अपने स्टडी को फोकस कीजिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। जस्ट देखिए नेट का एग्जाम हुआ, नेट का रिजल्ट भी है, बहुत सारे बच्चे उस चीज को अचीव भी किए, बहुत सारे बच्चों ने अच्छे अच्छे मार्क्स लाए। तो आप भी उनके जैसा बनना सीखिए और अपना नाम और अपने साथ साथ अपने पेरेंट्स का नाम, अपने समाज का नाम, अपने देश का नाम गौरव कीजिए। ठीक है, चलिए, तो यानी कि इसको क्या बोलते हैं बाबू? लव बोलते हैं, LAV। अब इसका फुल फॉर्म, एल से होता है लिम्फेडिनोपैथी, ए से एसोसिएटेड और वी से वायरस, यानी कि HIV को हम लव भी बोल सकते हैं। कोई दिक्कत? अगर HIV ऑब्जेक्टिव में ना हो, ऑप्शन में ना हो, तो आप लॉ को भी टिक कर निकल सकते हैं, है कि नहीं है? अब ये ना एड्स निम्न में से किस वायरस से होता है? HIV है नहीं, लॉ दिया है, डी में दिया नन ऑफ दिस, अब नन ऑफ दिस मार के निकल जाओ। ना 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 मुन्ना, ना ना, कभी नहीं। क्या मारना आपको? लिम्फेडिनोपैथी एसोसिएटेड वायरस मारना है, कोई दिक्कत? और सबसे इनिशियल पॉइंट आपको बता दे कि एड्स की शुरुआत 1981 में सबसे पहला केस मिला था हमारे पूरे विश्व में, और पूरे विश्व में कहां मिला था? USA में। अगर हम बात करते हैं, ध्यान देना, भारत की, इंडिया की अगर बात करते हैं गुरु, ठीक है, अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया में मिला था कब? ये 1986 में। कब मिला था? 1986 में मिला था। और USA की बात करें, यानी कि सबसे पहली बार, द फर्स्ट केस आर फाउंड इन USA इन 1981, यानी कि सबसे पहली बार केस कब मिला एड्स का? तो 1981 में। कब मिला था? USA में मिला था। और भारत की अगर बात करें, इंडिया की बात करें पर्टिकुलर, तो यहां पर मिला था ये 1986 में, 1986 में। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए, तो नेक्स्ट देखते हैं बाबू। उसके बाद एड्स फैलने के कारण, किस किस तरह से एड्स फैल सकते हैं? बहुत सारे बच्चों का भ्रम होता है कि सर सेक्सुअल इंटरकोर्स से या जनन करने से सेक्स की जो की सफरिंग है वो हो सकती है। ऐसा बात नहीं है गुरु, ये कोई सच में है, चलो मान लेते हैं कि ये तो है यौन संचालित रोग, लेकिन ये कोई जरूरी ना है कि केवल सेक्स करने से ही ये रोगों का प्रचलन हो सकता है, कभी नहीं। वो तो है नेसेसरी है, तो होगा ही होगा, कंफर्म है, लेकिन उसके अलावे भी कुछ ऐसे कार्य हैं, कुछ ऐसे पार्टिकुलर इवेंट हैं जहां पर ये अपने आप को बढ़ावा देता है, जहां पर एड्स नामक रोग आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग कुछ पॉइंट लेकर आए आपके पास। एड्स फैलने के कारण, इसके कितने निम्नलिखित कारण? पहला है असुरक्षित यौन संबंध। अगर कोई व्यक्ति निरोध का प्रयोग ना करे और वैसे सिंपली अगर नॉर्मली आपका संबंध बनाए, तो उस स्थिति में भी एड्स फैलने की आशंका हो सकती है। अगर मान लो अगला को एक्स हुआ हो और आप ऐसे कर रहे हो असुरक्षित, तो उस स्थिति में भी आपका यौन संबंध से क्या होगा? एड्स फैल सकता है। तो हमेशा सरकार बोलती है एड्स दिवस के दिन हम लोग 1 दिसंबर को एड्स दिवस पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है, पूरे विश्व में एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। तो सरकार उस दिन सभी लोगों को अवेयरनेस करती है, जागरूक करती है कंडोम बांटकर। कंडोम इसलिए बांटते हैं, उसको हम हिंदी में निरोध बोलते हैं, ताकि हमारे देश में इस रोग का प्रचलन कम से कम और कम से कम लोग यहाँ पर उसके शिकार हो। ठीक है, चलिए, उसके बाद है सुई। देखो, अगर मान लो किसी व्यक्ति को एड्स हुआ हो और कोई डॉक्टर उस व्यक्ति में सिरिंज लगाता हो, सुई देता हो, और वो सुई को फेंका ना,
और उसी सुई में दवा फिर पुनः भरकर किसी एक हेल्दी व्यक्ति को दे दे तो वहां भी एड्स का संक्रमण हो सकता है, वहां भी एड्स फैलने की आशंकाएं ज्यादा हो सकती है, पॉसिबिलिटी ज्यादा हो सकती है। आया समझ में? चलो, ये हमारा सुई कैसा होना चाहिए? संक्रमित रहेगा तो फैल सकता है। रक्त का स्थानांतरण, अगर मान लो कोई व्यक्ति ब्लड को डोनेट कर रहा है, ब्लड को दे रहा है, तो उस स्थिति में भी अगर उस व्यक्ति में एड्स हो तो वहां से भी एड्स फैलने की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। माता से शिशु में, अगर माता को एड्स है तो बच्चे को भी एड्स हो जाएगा। अंगदान करने पर, अंगदान यानी कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने पर भी आपका इस चीज का संक्रमण हो सकता है, एड्स का संक्रमण हो सकता है। अब HIV इज नॉट ट्रांसमिटेड, HIV किससे नहीं होता? सो होता है। तो पहला है साथ खाना खाने से। अगर मान लो कि टेबल पे बैठ के लोग खाना खा रहे हैं और एड्स वाला पेशेंट भी बैठा हुआ है बगल में, सभी लोग बैठे हुए डिनर कर रहे हैं रात में, पूरे ऑल फैमिली, तो उस स्थिति में एड्स फैलने की आशंकाएं कम होती है। हाँ, अगर एक थाली में दोनों लोग खाएं तो वहां पॉसिबिलिटी बन सकती है कि एड्स फैल सकता है। एक गिलास से दोनों लोग पानी पे, जैसे फॉर एग्जांपल ये मान लो गिलास है और हमको एड्स हुआ हो और हमने ऐसे पानी पिया तो मेरे सलाइवा इस पे लग गए। अब यही पानी हम किसी अन्य व्यक्ति को पिलाते हैं और इसी गिलास से पिला तो मेरा सलाइवा उसके मुंह में चला जाएगा। तो ऐसे एड्स आपके फैल सकते हैं, ये श्योरली है। लेकिन साथ खाना खाने से, साथ मतलब का आपस में बैठकर, ऐसे नहीं। एक साथ हो सकता है, अगर एक ही थाली में एक साथ खाते हैं तो वैसे पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन ऐसे नहीं। मच्छर के काटने से, अगर एड्स वाले व्यक्ति को मच्छर काटा और वही मच्छर आके हमको काटा तो वैसे एड्स का प्रचलन नहीं होता है। राइट, नेक्स्ट देखिए तीसरा, गले मिलने से। अब एड्स वाले व्यक्ति से गले मिले तो वैसे थोड़ा संक्रमण होता है, अगर ऐसे होता तो बहुत लोग संक्रमित हो जाते, फिर डॉक्टर भी संक्रमित हो जाता। ठीक है, तो इस तरह से गले मिलने से आपका एड्स का संक्रमण नहीं होता है। संक्रमित व्यक्ति के कपड़े से, अगर कोई मान लो संक्रमण से जूझ रहा है और उसके कपड़े का प्रयोग कर रहे हैं तो उस स्थिति में भी इसका फैलने का प्रचलन नहीं होता है। और लास्ट है संयुक्त शौचालय से। अब मान लो देहातों में तो एक ही शौचालय होता है घर में, अब उसी शौचालय में एड्स वाला भी जा रहा है, उसी शौचालय में नॉर्मल व्यक्ति भी जा रहे हैं, तो उस स्थिति में ये सब रोग संक्रमण नहीं करते। बोलो कोई दिक्कत? तो एक था निम्नलिखित आपका फैलने का कारण और एक था नहीं फैलने का कारण। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि एड्स नामक रोग का पता लगाने के लिए हम एलिसा एंजाइम का प्रयोग करते हैं। जैसे आपको पता होना चाहिए इसके लिए टेस्ट आता है, जांच होती है एलिसा टेस्ट, और एलिसा टेस्ट से आपको पता चलता है क्या कि किस प्रकार कोई व्यक्ति में एड्स है या नहीं है। जिसे विडाल टेस्ट हम लोग टाइफाइड पता करते हैं, करते नहीं करते हैं? विडाल टेस्ट से टाइफाइड करते हैं ना पता, उसी तरह से एलिसा टेस्ट ले हमारा क्या होता है, एड्स की जांच होती है कि कोई व्यक्ति में एड्स है कि नहीं है। अब एलिसा का फुल फॉर्म क्या है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, यानी कि एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ये एलिसा का फुल फॉर्म होता है। HIV के अंतर्गत कौन से वायरस? रेट्रोवायरस नामक विषाणु आते हैं। अभी तक हमने HIV पढ़ा था, एक तरह का प्रारूप है, एक तरह का वो मीडियम हो गया हमारा, लेकिन उसके अंतर्गत भी एक वायरस है जिनका नाम है रेट्रोवायरस। और ये रेट्रोवायरस जो होते अंदर जाकर एड्स जैसे रोगों को क्या करते हैं? बढ़ावा देते हैं। अब रेट्रोवायरस क्या है सर? तो वैसा वायरस जिसका न्यूक्लिक अम्ल RNA का बना हो, लेकिन संक्रमण के समय RNA किसमें बदल जाता है? DNA में बदल जाता है। तो इस तरह के वायरस को कहा जाता है रेट्रोवायरस, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं पक्ष विषाणु। क्या बोलते हैं गुरु? पक्ष विषाणु बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा एकदम बात को, कि जब कोई ऐसे, तो आपका वायरस का अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? RNA होता है, और वैसा वायरस जिनका अनुवांशिक पदार्थ क्या है? RNA है, लेकिन जब वो संक्रमण कर रहा है और उस स्थिति में उसका RNA DNA में बदल जाए तो उसे हम बोलते हैं क्या? रेट्रोवायरस। और इसी रेट्रोवायरस से हमारा एड्स नामक रोग होता है। कोई दिक्कत? उसके बाद विषाणु जो होते हैं किसकी संरचना होती है? न्यूक्लियोप्रोटीन, यानी कि विषाणु की संरचना न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। न्यूक्लिक अम्ल आपके दो प्रकार के होते हैं, DNA और RNA, और प्रोटीन तो आपको पता है, ये दोनों मतलब न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से मिलकर विषाणु की संरचना होती है। ठीक, नेक्स्ट देखिए,
अब न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड, है कि नहीं? अमीनो अम्ल की इकाइयां जब आपस में जुड़ती है तो प्रोटीन का निर्माण करती है। तो हम बोल सकते हैं कि बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड अमीनो एसिड। क्योंकि अमीनो एसिड मिलता है तो पेप्टाइड बनते हैं, पेप्टाइड ग्रुप करता है तो पॉलीपेप्टाइड बनते हैं, पॉलीपेप्टाइड ग्रुप करता है तो आपके प्रोटीन का निर्माण होता है, प्रोटीन की एक श्रृंखला तैयार हो जाती है। उसी तरह से बोल सकते हैं कि अमीनो अम्ल जो होती है इकाइयां मिल मिलकर किसका निर्माण करती है? प्रोटीन का। क्योंकि आपको जस्ट बताया है पीछे वाले स्लाइड पे कि विषाणु की संरचना बनती है किससे? न्यूक्लियोप्रोटीन की बनी होती है। उसके बाद है श्वेत रक्त कणिकाएं प्रतिरक्षा तंत्र बनाती है, यानी कि जो डब्ल्यूबीसी हमारी है, डब्ल्यूबीसी ये किसका निर्माण करती है? प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती है। आया इतना समझ में? उसके बाद देखिए अस्थि मज्जा, जिसको बोन मैरो बोलते हैं, अस्थि मज्जा में बी लिम्फोसाइट तथा टी लिम्फोसाइट दोनों का निर्माण होता है। अस्थि मज्जा जो होता है बोन मैरो में बी लिम्फोसाइट भी बनता है और टी लिम्फोसाइट भी बनता है। क्योंकि आपको इसलिए बता रहे हैं कि जब वायरस जाते हैं तो हमारे शरीर के टी लिम्फोसाइट के टी हेल्पर सेल को नष्ट कर देते हैं, और टी हेल्पर से जिस दिन नष्ट हो जाएगा हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र नहीं बन पाएगा और हम लोग दांत चिहार देंगे। ठीक है, इसीलिए आपको बता दिया ये। ठीक, चलिए उसके बाद है अस्थि मज्जा का निर्माण अस्थियों के मध्य भाग में होता है। तो 2 अस्थियों के मध्य में जो भाग पाए उसे क्या बोलते हैं हम लोग? अस्थि मज्जा बोलते हैं। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट देखिए। उसके बाद ये हमारा है डब्ल्यूबीसी वाला। डब्ल्यूबीसी 5 प्रकार के होते हैं, ध्यान दीजिएगा। अभी आपको आगे क्लास में मिलेंगे, आगे चैप्टर में मिलेंगे आपको। डब्ल्यूबीसी का प्रकार के 5। पहला है न्यूट्रोफिल्स, दूसरा है लिम्फोसाइट, तीसरा है मोनोसाइट, चौथा है बेसोफिल्स और आपका 5वां है ओइसिनोफिल्स। ये 5 प्रकार के हमारे डब्ल्यूबीसी होते हैं, 5 प्रकार के। ठीक, अब बात करते हैं लिम्फोसाइट की। तो लिम्फोसाइट जो होता है हमारा 2 प्रकार के, एक होता है बी लिम्फोसाइट और एक होता है टी लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट का हिंदी होता है लसीकाणु, और डब्ल्यूबीसी को हम शरीर का अंग रक्षक भी मानते हैं। क्योंकि डब्ल्यूबीसी अब हमारे शरीर में डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर में प्रतिजनों से लड़ने का काम करता है, एक तरह से बॉडीगार्ड की तरह कार्य करता है। शरीर के बाहर से आए हुए प्रतिजन से लड़ता है, उनको खत्म करता है ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। इतना काम है डब्ल्यूबीसी का। तो अगर हम लिम्फोसाइट की बात करें तो लिम्फोसाइट 2 प्रकार के, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। अब बी लिम्फोसाइट भी 2 प्रकार के, मेमोरी बी सेल और प्लाज्मा बी सेल, जहां पर आईजीडी इम्यूनोग्लोबिन डेल्टा, आईजीई इम्यूनोग्लोबिन एप्सिलॉन, आईजीएम इम्यूनोग्लोबिन माइक्रो, आईजीए इम्यूनोग्लोबिन अल्फा जो कि माता के दूध में पाया जाता है। ध्यान देना, आपको पढ़ाए थे 3rd चैप्टर में मैमरी ग्लैंड के बारे में, वहां पर हमने मिल्क प्रोडक्शन के बारे में चर्चा की थी। और आईजीजी जिसमें इम्यूनोग्लोबिन गामा होता है। तो ये दिमाग भी कहोगे तो याद रहेगा, दिमाग से। ठीक है, दिमाग से याद रखो, प्लाज्मा बी सेल के याद रहेगा। उसके बाद टी लिम्फोसाइट, टी किलर सेल, टी हेल्पर सेल, टी सुपीरियर सेल, टी मेमोरी सेल। तो इसी सेल को वायरस क्या करते हैं? नष्ट कर देते हैं। और जब ये टी सेल नष्ट हो जाएगा तो फिर प्लाज्मा बी सेल को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा, और प्लाज्मा बी सेल रिप्रेजेंट नहीं होंगे, फिर आपके शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण नहीं होगा। कोई दिक्कत? और ये किलर सेल का मतलब कि जो प्रतिजन आते हैं, जो वायरस आते हैं, उनको नष्ट करना। सुपीरियर सेल का मतलब होता है उनके गति को कम कर देना, और मेमोरी सेल को याद करके मारना कि बंदा वही है, अभी ना कहने किसी को मार देना, नहीं, ये इनका काम होता है। और हमारे सबसे पहले वायरस किसको अटैक करते हैं? अटैक करते हैं भैया किसको? आपके टी हेल्पर सेल को, क्योंकि नाम ही इसका हेल्पर है। कि अगर वो जानते हैं कि अगर इसको खत्म करेंगे तो बॉडी में प्रतिरक्षा तंत्र नहीं बनेगा, और प्रतिरक्षा तंत्र नहीं बनेगा तो हम इसके बॉडी पर हावी हो जाएंगे, हमारा राज हो जाएगा। ठीक है, इसलिए वो डिस्टर्ब किसको करते हैं? टी हेल्पर सेल को। उसके बाद देखिए लिखा है कुछ की पॉइंट्स में कि बी लिम्फोसाइट का निर्माण एवं परिपक्वन दोनों अस्थि मज्जा में होता है। चाहे वो बी लिम्फोसाइट हो तो दोनों का, बी लिम्फोसाइट बनेगा भी आपका अस्थि मज्जा में और इसका परिपक्वन भी होगा अस्थि मज्जा में। परिपक्वन का मतलब मैच्योर हो जाना, डेवलप हो जाना, एक तरह से विकास कर जाना। ठीक है, उसके बाद इसे आप देखे होंगे। उसके बाद टी लिम्फोसाइट पे कृष्ण भगवान का एग्जाम्पल देंगे आपको। टी लिम्फोसाइट का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, लेकिन इनका परिपक्वन
थाइमस में होता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण का, जय श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण का जन्म कहां हुआ था? मथुरा में। मथुरा में जन्म हुआ, लेकिन उनका परिपक्वन, उनका पालन पोषण कहां हुआ, विकास कहां हुआ? गोकुल में हुआ। इसीलिए श्री कृष्ण भगवान को गोकुल नंदन से भी बुलाते, मथुरा नंदन नहीं बोलते, गोकुल के लाला श्री कृष्ण। ठीक है, उसी प्रकार से हमारा था टी लिम्फोसाइट है कि टी लिम्फोसाइट का निर्माण तो अस्थि मज्जा में, लेकिन इसका परिपक्वन मैच्योरिटी का और थाइमस में, इसीलिए इसका नाम पड़ा है का टी लिम्फोसाइट, इसीलिए इसका नाम पड़ा है क्या? बी लिम्फोसाइट, क्योंकि परिपक्वन भी कहां हो रहा था? अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में, तो बोन मैरो में कहा है बी, तो बी निकल गया हमारा ऐसे में। अब ये कोई पूछे कि टी लिम्फोसाइट का नाम टी क्यों पड़ा, तो बता देना कि टी लिम्फोसाइट का नाम टी इसलिए पड़ा था क्योंकि उसका परिपक्वन हो रहा था थाइमस में, और थाइमस स्टार्ट होता है टी से। बी लिम्फोसाइट का नाम बी लिम्फोसाइट इसलिए पड़ा था क्योंकि बी लिम्फोसाइट का परिपक्वन का हुआ था बोन मैरो में, इसलिए उसका नाम पड़ा था बी लिम्फोसाइट। कोई दिक्कत? चलिए, थाइमस ग्रंथि का निर्माण हृदय के ठीक ऊपर होता है। ठीक है, कहां होता है? हृदय के ठीक ऊपर। प्रतिरक्षा हमारे शरीर में प्रोटीन के अणु बनाते हैं, यानी कि प्रतिरक्षी जो होते हैं हमारे शरीर में प्रोटीन के अणु बनाते हैं, जबकि प्रोटीन के अणु प्लाज्मा बी सेल का निर्माण करता है। तो याद रखना, अभी प्लाज्मा बी सेल का नाम आपको पढ़ाया था, प्लाज्मा बी सेल। तो ये क्या करते हैं? जबकि प्रोटीन के अणु जो होते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? प्रतिरक्षा की। तो प्रतिरक्षा क्या बनाया? प्रोटीन के अणु बनाए, और प्रोटीन के अणु किसका निर्माण किया? प्लाज्मा बी सेल का निर्माण किया। प्लाज्मा बी सेल किसका निर्माण करेगा? प्रतिरक्षा तंत्र बनाएगा, सिंपल बात। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टी लिम्फोसाइट उपस्थित टी हेल्पर सेल प्लाज्मा बी सेल को प्रतिरक्षा बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो टी हेल्पर सेल प्लाज्मा बी सेल को क्या करता है? हेल्प करता है, किसके लिए? इम्यून सिस्टम बनाने के लिए। आया समझ में? किसके लिए? इम्यून सिस्टम बनाने के लिए। किसको? प्लाज्मा बी सेल को। कोई दिक्कत? चलिए लास्ट आपका है कि जब रेट्रोवायरस विषाणु हमारे शरीर में जाता है तो टी हेल्पर सेल को नष्ट कर देता है, जिससे प्रतिरक्षी तंत्र का निर्माण नहीं हो पाता, तब हमारे शरीर में एड्स नामक घातक रोग ग्रसित हो जाते हैं। सही बात है कि टी हेल्पर सेल नष्ट हो जाएगा तो फिर प्रतिरक्षा तंत्र नहीं बनेगा, जिसके कारण हमारे शरीर पर एड्स वाले वायरस जो होते हैं थोड़ा सा हावी हो जाते हैं। और ये रहा हमारा कुछ एक थोड़ा सा पॉइंट, ठीक, यानी कि प्रोटीन की बात कर ले कि जब डीएनए में अनुलेखन होता है तो आरएनए बनता है, आरएनए में जब अनुवादन होता है तो प्रोटीन का निर्माण होता है। और आरएनए यहाँ पर 3 प्रकार के बने होते हैं, याद रखना भैया, आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए। ठीक है, ये टोटली था हमारा क्या? एक तरह का एड्स के बारे में जानकारी। अब इसके बाद आपको एक भी प्रश्न छोड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो आप सभी लोग इस वीडियो को देखिए, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए कि अब हमको नहीं लगता है कि आप यहां से एक भी प्रश्न छोड़ सकते हो। ऐसा भी आगे क्लास में आपको मिलेंगे, आगे चैप्टर में भी हमारे हैं, इसके बारे में कुछ रूबरू कराएंगे, वहां भी आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन वहां पर हमने डिटेल में आपको उतना नहीं बताया जाएगा। अब हो गया यहाँ पर, वहां पर थोड़ा सा और एडवांस जो मिलेगा हम आपको बता देंगे। कोई दिक्कत? चलिए, तो ये था बाबू आज का टॉपिक मेरा एड्स। अब इस टॉपिक के साथ हम लोग आपसे विदा लेते हैं, लेकिन तब तक आप सभी इस वीडियो को देखें और कमेंट करें ताकि हमें भी लगे कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, थैंक यू।